वेलकम है यहाँ पर, इसलिए कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल आप लोगों के लिए नई कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये 2006 से एक फेडरल ग्रुप काम कर रहा है। डिफरेंट रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का ये अपेक्स बॉडी है। इस हवाले से हम लोग तकरीबन 2006 से काम कर रहे हैं और वक्तन फौकन इश्यूज को टेकअप करते हैं। लोगों की इसमें लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं, इसके खिलाफ जन आंदोलन भी छेड़ते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं और गाइडेंस भी करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। तभी फिलहाल जो लीगल एस्पेक्ट और सिचुएशन पैदा हुई है उसमें हम लोगों ने कुछ तय किया है कि कम्युनिटी को और कम्युनिटी के अलावा लोगों को जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको एजुकेट करें कुछ मामले में। इसलिए कि यहाँ का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हो रहा है भारत में। पहले सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरीके थे, अब सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका आया है। पहले ये था कि फसाद करा दो, उससे सप्रेस करो, कारोबार को लूट लो, उससे सप्रेस करो, नई नस्ल को टाटा पोटा में डाल दो और तमाशा देखते रहो, या मॉब लिंचिंग करो या बुलडोज करो सारी चीज़ों को। अब उन्होंने एक नई टेक्निक शुरू की है और वो ये है कि कायदे कानून से सप्रेस किया जाए। और ये आज की बात नहीं है, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि CA NRC का कानून बना लिया गया, तलाक का कानून बना लिया गया, यानी किसी तरह से सप्रेस किया जाए और इसमें दूसरों को कहने का मौका न दिया जाए, ये कोशिश उनकी है। ये UCC बना दिया एक्स्ट्रा सिविल कोर्ट के नाम से, ये उत्तराखंड में जारी किया है, आसाम वाले बना रहे हैं, गुजरात अपनी कमेटी बना रहा है, महाराष्ट्र ने कमेटी अभी डिसाइड की है कि ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए तैयारी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से 39 से लेकर एक लंबी सीरीज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। गरीबी हटाओ के लिए है, शराबबंदी के लिए है, ऊंच नीच के लिए है, ये जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सब है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक 44 उठाया गया और सबको समानता, एक कायदा। अब एक कायदा कैसे होगा? एक कायदा पॉसिबल है कि इंडिया के अंदर? यहाँ तो जो कानून बना हुआ है वो भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अभी पब्लिक प्लेसेस पे नेकेट नहीं होते लोग, अगर कोई नेकेट होगा तो ये क्राइम है इंडिया में अभी भी। लेकिन धर्म के नाम पर बाल लोगों को प्रोविजन है उसका, वो रहते हैं। तो एक कानून तो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब आर्म एक्ट है, आर्म एक्ट कितना डेंजर मालूम है? अभी 6 इंच से ज्यादा आप रख नहीं सकते, लेकिन सरदारों को जो है मजहब के नाम पर प्रोविजन है, वो तलवार इतनी लंबी रखते हैं। तो एक कानून है वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो आप एक्स्ट्रा सिविल कोड जो बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये कानून है, CA NRC लेकर आ गया आपने, उसके बाद ये वक्फ लेकर आ गया। अब वक्फ तो मुसलमानों के लिए मरने और जीने का मसला है, क्योंकि उनकी मस्जिद उससे वाबस्ता है, उनका जो है कब्रस्तान उससे वाबस्ता है। यानी अगर जिंदा रहे तो नमाज पढ़ सके, जिंदों के लिए नमाज पढ़ना मुश्किल कर दिया आपने, और मरेंगे तो गाड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्यों कब्रस्तान को भी आप जो है हत्या लेंगे। तो ये जो लग रहा है ऐसा कि दमनशाही, यानी सप्रेस करने के लिए लॉ को इस्तेमाल किया जाए, कानून को इस्तेमाल किया जाए, तो मुख्तलिफ कानून बनाए जा रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कानून से मुसलमानों में दहशत है, मुसलमान परेशान है, और ये परेशानी जो है ये हमको कहने पे मजबूर करती है कि ये एक लीगल आतंकवाद है, ये कानूनी दहशतगर्दी है, ये स्टेट टेररिज्म की एक नया शेप है ये, और इस एस्पेक्ट से ये जो है लाए जा रहे हैं। अब आप देखिए इसमें ये महाराष्ट्र सेफ्टिक एक्ट जो पास किया है, अभी वो कानून बना नहीं है लेकिन पास कर दिया है विधानसभा, कानून बन जाएगा। तो इससे क्या होगा? कोटा और टाटा की पूरी जो पुरानी तारीख है वो तो रह जाएगी स्टेट के, वहाँ नेशनल लेवल पर होता था, स्टेट लेवल पर हो जाएगा। उसी तरह जो है
गौवंश का मामला है, गौवंश के मामले में कितनी कम्युनिटी उनके भी हो गए, क्योंकि उनके पास तो एक असेट है ना वो। हम गांव के गाय के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जो उसका वंश है उसके बारे में तो कह सकेंगे ना। अब रात हो गई है खेती बाड़ी कि ट्रैक्टर चालू है तो जानवरों की जरूरत नहीं रही है, और वो जानवर जो आपको कोई फायदा नहीं देता, गाय तो दूध देती है, ये तो दूध भी नहीं देते, तो इनको पाल के क्या करेंगे आप। तो शेतकरी जो है उसको एक एसेट के तौर पे पालता है, अपने बच्चे की शादी के साथ या घर के कोई काम के साथ उसको जो है बड़ा करता है, उसको बेचता है, और अपना बहुत सारी ऐसी चीजें जो फिर इससे जो अब इसको जो आपने बंद कर दिया है, अब इससे बंद कर दिया है तो ये जानवर कहाँ जा रहे हैं। कुरैश बिरादरी ने बंद कर दिया है, आपने उसको जो है उसका जबिया बंद कर दिया है, तो ये जानवर जा कहाँ रहे हैं। पिछले डिकेड के अंदर इंडिया सेकंड नंबर का एक्सपोर्टर था बीफ का, अब ये सीजन में नंबर 1 पर आ गया है। तो ये बीफ तो गवर्नमेंट खुद अपना फायदा कर रही है ऐसा लग रहा है, बीफ को बेचकर जो है, और बीफ को जो है एक्सपोर्ट कर कर नंबर 1 पर आ गया है। तो अपनी कंट्री के लोगों को भूखा प्यासा रखकर आप अपनी तिजोरी भर रहे हैं, जितने बड़े बड़े स्लॉटिंग हाउस ये वो सब है। तो बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि गौवंश के मामले में संजीदगी से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और वंश पे से पाबंदी हटनी चाहिए, ये इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। फिर इसमें वक्फ के मामले में हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, वक्फ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो तय करेगा हम उसके साथ हैं, इसलिए वो आगे जो भी उसका प्रोटेस्ट का प्रोग्राम है हम उनका साथ देंगे। पिछले दिनों भी दिया है हमने, जितने प्रोटेस्ट हुए हैं सब हमने साथ दिया है उनका, उस एतबार से दे। इसी के साथ जो है ये डीपी प्लान का मामला है। अब डीपी प्लान गवर्नमेंट ने जो अदालत ने जो कहा है कि भाई इनक्रोच वो रिलीजियस प्लेसेस जो इनक्रोच कर रहे हैं उनको हटाया जाए। अब जो रिलीजियस प्लेसेस इंक्रोचमेंट कर चुके हैं उनको हटाने का जो है कोर्ट का ऑर्डर है। अब आप किसको हटा रहे हैं, 400 साल 500 साल पुरानी मस्जिद को हटा रहे हैं। वो मस्जिद क्या इंक्रोच करी है भाई। आपके म्यूनिसिपलिटी का सिस्टम अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ है, अंग्रेजों को जाकर अभी जो है 75 साल भी नहीं हुए, और उससे पहले जो है, उससे पहले अंग्रेज जब यहाँ आए थे वो 200 साल उसको गिन लीजिए। 300 साल पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई म्यूनिसिपलिटी नहीं थी, कोई रास्तों का प्लान नहीं था। जब आपने शुरू किया तो उससे बहुत पहले एक मस्जिद थी। अब वो मस्जिद को इंक्रोच कैसे बता सकते हैं आप। आपने रास्ता बनाकर मस्जिद को इंक्रोच कर दिया है, मस्जिद इंक्रोच नहीं हुई, मस्जिद ने इंक्रोच नहीं किया है रास्ते को, ये हमको समझना चाहिए। अब ये देखिए, ये इधर घाटी के पास की मस्जिद की रोड पर आ गई है, उसकी जरा तारीख उठा के देखिए कितनी पुरानी मस्जिद है वो। अब आप बोल रहे हैं कि रास्ते ने रोक दिया है, अभी रास्ता आपने घुसा दिया है मस्जिद में, तो आप जो है ज्यादा मुजरिम है जो दूसरों का मुजरिम बना रहे हैं, लेकिन ठाट से जो है सब तोड़ फोड़ने का जो है प्लान कर रहे हैं। अच्छा, जो एक पूरी बात हो जाए फिर आप कीजिए ना, मैं अपनी बात कर लूं फिर कीजिएगा। तो जब ये मस्जिद को आप उस पर्टिकुलर जो है पस मंजर में देखेंगे तो समझ में आएगी बात। उसी के साथ साथ जो है वो लाउड स्पीकर का मामला है, कोर्ट का डिसीजन है कि भाई 10 बजे से 6 बजे तक आप जो है बंद रखें उसको, और सिटी को जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जो है साउंड पोल्यूशन के हवाले से डिसिमल तय हो। यहाँ तो कोई जोन ही तय नहीं है, अभी तक जोन तय नहीं है यहाँ का, ये जोन तय कौन करना चाहिए। और जब जोन तय नहीं है तो डिसिमल कैसे तय होगा। उससे पहले जो है लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, लाउड स्पीकर उतारने का कहीं भी ऑर्डर नहीं है, कोई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है। अब आप जो है 10 बजे से 6 बजे तक निगरानी कीजिए कि कोई आवाज आती है क्या, या ये कि जोन वाइज जब आप तय करेंगे तो उसका डेसिमल चेक कीजिए। डेसिमल चेक करने की मशीन भी किसके पास है, आप जो ऐप से चेक कर रहे हैं, ऐप तो एरर बताता है सारे यहां से वहां तक। तो जो कानूनी जो पूरी प्रवृत्ता है वो आप कीजिए, उसके बाद इसको देखेंगे। हम ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों से भी
कि मस्जिदों से और इवन इन लोगों से भी, मंदिरों से लाउड स्पीकर क्यों उतार रहे हो लोग? कोई ऐसा हुक्म नहीं है। अभी दादागिरी चल रही है तो हर चीज की दादागिरी चलेगी क्या? तो लाउड स्पीकर ना उतारे, अपनी आवाज को कम करे, डेसिबल के हिसाब से चलाए उसको, और रात को जो ऑर्डर है कोर्ट के उसको फॉलो करे, खत्म, इतनी सी बात है। और परमिशन का मसला आता है तो जो कमेटियां जो है पेपर पे जाकर परमिशन ले लें उसकी, कि भाई लाउड स्पीकर का परमिशन दे दी है, लेकिन परमिशन के नाम पे आप बोलेंगे कि ये किसकी जमीन है, कौन डोनेट किया आपको, कंस्ट्रक्शन का जो है ये पूछने का आपको अधिकार नहीं। ये कारपोरेशन पूछेगी अगर पूछना भी है तो पुलिस वालों को एक एप्लीकेशन देना चाहिए कि भाई ये मस्जिद है, उसका ये जिम्मेदार है, उनके ये प्रूफ है, और आप जो है यहाँ से अजान देने के लिए अजान का टाइम और उसको कितना टाइम लगता है उतना एक एप्लीकेशन दे देना चाहिए, और पुलिस वालों ने वो परमिशन अलॉट कर देना चाहिए। सिंपल है। उसको टेंशन बनाकर पूरा जाकर जो है पूरे मोहल्ले में टेंशन पैदा करके कोई फायदा नहीं है इसमें। अब इसमें जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनको भी हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो उठा उठा के लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, तो लाउड स्पीकर उतारने का कहीं भी ऑर्डर नहीं है। लाउड स्पीकर आप रखिए, आवाज को कम कीजिए, और जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो कीजिए। परमिशन की बात है, परमिशन ले लीजिए। परमिशन क्या, बहुत सारी, अभी औरंगाबाद में बाद मस्जिदों पर जाकर उन्होंने कहा कि हम उतारेंगे नहीं, तो उन्होंने परमिशन दे दी उनको, अगले 3 महीने की परमिशन है, आप परमानेंट परमिशन का एप्लीकेशन लगा दिया उन्होंने, तो वो रेगुलर हो जाएंगे वो। तो एक इशू जो सिंपली सॉल्व हो सकता है उसको इतना टेंस में डाल दिया है कि जिसकी हद नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहां जहां मस्जिदें डीपी प्लान में आ रही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ मस्जिदें हैं डीपली रोड के उसमें आ रही है, उसमें हमारा मानना यह है कि उसके अपोजिट साइड में अगर जगह है तो उसको एक्वायर किया जाए, और उसको एक्वायर करने के बाद जो करंट रेट है जमीन का आज के रेट से जो उसको पेड किया जाए, उसको टीडीआर पर, एसएफआई पर जो है उसको टाला ना जाए। ये तो अब भाई पूरे आदमी की जमीन चलेगी, एसएफआई किसको देंगे आप? पूरा घर अगर मेरा चला जाए तो एसएफआई किसको देंगे आप? मैं कहाँ आसमान में बनाऊंगा क्या? आप उसको करंट रेट दे दीजिए। ये गडकरी साहब ने जो रोड बनाया है यहाँ से वहां तक, जो मार्केट रेट है उससे डबल पेड किया उन्होंने, सब खुश है यहाँ से वहां तक के साथ। जहां मस्जिदें आ रही है उसके सामने से आप रोड टर्न कीजिए, कर्व कीजिए, उसको कुछ सोल्यूशन निकालिए उसका, और जो मकान उस तरफ से जा रहे हैं उनको पेड कीजिए, कैश पेड कीजिए। वो तो बहुत सारे लोग तो कैश पेमेंट पे भी तैयार है, लेकिन आप देना ही नहीं चाहते, आप वो हवा में रख रहे हैं। और ये प्लान 1995 का है, 2001 2002 में अप्रूव हुआ है, 2015 का प्लान अभी जो है अप्रूव हुआ ही नहीं है। अगर वो आएगा तो फिर तोड़फोड़ करेंगे आप लोग। कितनी मुश्किल से आदमी घर बनाता है। वो जो बशीर बदर ने कहा है वो शेर कि आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, तुमको शर्म नहीं आती है बस्तियां उजाड़ने, पूरी पूरी बस्ती उजाड़ दे रहे आप, उनका कोई अल्टरनेटिव आप नहीं दे पा रहे हैं। कोई अल्टरनेटिव दीजिए उनको, कोई जो है सब्स्टिट्यूट दीजिए उनका, तो लोग कोऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं कि भाई प्लान होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए, रोड बढ़ना चाहिए, ट्रैफिक बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, सब कंसिडर करेंगे, लेकिन अल्टरनेटिव आप अपनी तरफ से लाइए ना। लोगों की छाती में बैठकर उनको जो है कानून के नाम पर झड़पशाही करेंगे तो मुनासिब नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन है, अगर कोई है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत। तो ये तमाम इश्यूज को लेकर हमने एक 10 तारीख को यहाँ वर्कशॉप रखा है, इसमें उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया है कि भाई क्या क्या सोल्यूशन निकल सकता है, ये इसके मामले में डीपी प्लान के मामले में क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, उस ऑप्शन पे बात करेंगे। और दूसरे जो है ये गौवंश में क्या क्या ऑप्शंस है उस पर बात करेंगे, लाउड स्पीकर में क्या ऑप्शंस है। हम तो भाई यहाँ पर ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ कंसिडर करना स्टेट गवर्नमेंट का भी काम है कि उसको कंसिडर करें इसको। अभी अगर हर तरफ से झड़पशाही करेंगे, लॉ को जो है एक बड़ा मुद्दा बनाकर आप उससे दबाते ही रहेंगे तो ये तो मुनासिब नहीं है। ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन की अहमियत होती है। अगर पब्लिक ओपिनियन के अलावा रगम आप कुछ भी करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आप ठीक है, आप जो है ब्यूरोक्रेसी है, आपको इंतजामिया चलाना है, लेकिन पब्लिक के मिजाज के मुताबिक ही चलाना है।
पब्लिक के ओपिनियन के मुताबिक ही चलाना है, उसके खिलाफ आप जा नहीं सकते। अगर सब पब्लिक बिल की बोली नहीं करना है तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को डील कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके जो है प्लान के खिलाफ कोई जा रहा है तो भाई ये प्लान है इम्प्लीमेंट ही नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात है, उसको आप देखिए। लेकिन इंडिविजुअल जो केसेस है लोगों को इंडिविजुअल लेवल पर सॉल्व करना चाहिए और अच्छे अंदाज में शो। तो अभी आप देखिए शिवाजी पुतले को 2 रो बना दिया आपने। अब जब आप शिवाजी स्टैचू के लिए 2 रो बना सकते हैं, मस्जिद के लिए आइलैंड क्यों नहीं बना सकते आप? किसी मंदिर के लिए आइलैंड क्यों नहीं बना सकते? उसको डिमोलिश करना जरूरी है। यानी आप सेंटिमेंट हर्ट करना चाहते हैं लोगों के, और सेंटिमेंट हर्ट होंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? अगर आपने सोच ही लिया कि इसको गिरा देंगे, और ये बात भी है कि वक्फ बोर्ड को भी ये चाहिए कि वक्फ बोर्ड प्रोटेक्ट करे मस्जिदों को। वक्फ बोर्ड का काम ये नहीं है कि जो है नो ऑब्जेक्शन दे, एनओसी देकर जो है कारपोरेशन के हवाले कर दे कोई भी प्रॉपर्टी को। वक्फ बोर्ड के बाप की जमीन नहीं है ये, वक्फ बोर्ड केयर टेकर है सिर्फ, इसको भी जो है समझने की जरूरत है। लेकिन अब मसला ये है कि जिसकी चढ़ी है बस वो चला रहे हैं। तो इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुए बगैर शांतता से 1-to-1 केसेस को सॉल्व करने की जरूरत है, टेंशन पैदा करने की जरूरत नहीं है। उधर वहां पे नारेगांव में टेंशन पैदा, हरसुल में टेंशन पैदा, हर जगह आप जो है खुद ही टेंशन पैदा करेंगे और हालात बिगड़ेंगे तो क्या पब्लिक को अंदर डालेंगे उठा उठा। तो ये आप 1-to-1 केस को सॉल्व कीजिए, आपके पास इतनी क्षमता है, इतने वसाइल है, लोगों को खुश रखिए। उनकी प्रॉपर्टी जा रही है तो उनको पेड कीजिए, कैश पेड कीजिए, गवर्नमेंट आज के रेट से पेड कीजिए, सब चीजें हो सकती है। तो हमारा मानना यही है, और इन चीजों को लेकर ये 10 तारीख का जो है सेमिनार हो रहा है, उसमें हमने एक्स सीओ वक्फ बोर्ड के उनको भी दावत दी है, और जिस तरह एडवोकेट सौंगीकर, अभय टकसाल और इन लोगों को भी ये लॉ के ऊपर के इसमें क्या क्या गुंजाइश है हमारे लिए, हम किस तरह से यानी मौजूदा प्लान के हिसाब से टकराव के बगैर कितने आसानी से मामला को हम सेटल कर सकते हैं, ये प्रोविजन को हम यहाँ पे लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। लोग अगर कोई स्पेशल कोई केस है, कोई पूछना चाहता है तो सवाल जवाब का भी हम मौका देंगे, ताकि पर्टिकुलर केस पे बात हो सके और उसको एडवाइस कर सके। तो ये एक्सपर्ट हमको बताएंगे कि भाई ये रास्ता तुम अख्तियार करो, ये रास्ता अख्तियार करो। इस सिलसिले में अभी जैसा लाउड स्पीकर के मामले में ये डॉक्टर हाशमी वगैरह ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, तो हम कमेटियों से कहेंगे कि भाई उनसे मदद लो और उन्होंने जो प्रोविजन रखा है उसके मुताबिक काम करो। हम चाहते हैं कि भाई किसी तरह से अच्छे माहौल के अंदर ये मामला सेटल हो। वाक़ई दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे पास जो मेरी शरीयत की ग्रुप भी वो एक ये म्युनिसिपल उनसे बातें हुई है, उसके बावजूद भी ये हो रहा है ना। अभी सीपी साहब से बात होने के बाद भी लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। खुद सीपी साहब खुद कह रहे हैं कि भाई लाउड स्पीकर उतारने का कहीं भी ऑर्डर नहीं है, लेकिन उनका डिपार्टमेंट जाकर जो है मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार रहा है। तो ये है ना असल बात। तो लॉ को जो है मेंटेन करना, ऑर्डर को मेंटेन करना, तो ये सब प्रशासन का काम है ना।